हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर स्टार्स एंड दी सोलर सिस्टम। स्टार्स का मतलब तारे और सोलर सिस्टम का मतलब जो हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल में क्या क्या आते हैं? सूरज और हमारी अर्थ और बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो विजिटेड देयर ग्रैंडपेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। तो गर्मी की छुट्टियां थी। पहेली और बूझो अपने दादाजी के घर गए। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। तो डिनर के बाद वो घर की छत पे गए। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। तो बादल भी नहीं थे। दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई। तो उन्होंने देखा आसमान में बहुत सारे क्या थे? चमकते हुए तारे थे। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन द सिटी। तो शहर में उन्होंने कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। Paheli wondered why the village sky was so different from the night sky in big cities. अब पहेली सोचती है कि गांव में जो आसमान होता है वो तो बड़ा साफ साफ लगता है और शहरों में जो आसमान होता है वो साफ नहीं लगता। Her grandfather explained that due to the bright light, smoke and dust, the sky is in big cities is rarely clear. तो क्या होता है शहरों में? स्मोक, धुआं, धूल वगैरह होता है ना, यानी कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, प्रदूषण ज़्यादा होता है। उस वजह से हमें वहाँ पे जो स्काई है, जो आसमान है, वो साफ नहीं दिखाई देता। He also identified some objects seen in the night sky and told stories एसोसिएटेड विद देम। फिर क्या हुआ? दादाजी ने उनको बहुत सारी कहानियां भी बताई तारों से संबंधित। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमॉस्फेयर इज क्लियर। तो रात का दृश्य देखना, आसमान का दृश्य देखना रात में बड़ा अच्छा हो सकता है, बड़ा फैसिनेटिंग मतलब बड़ा मोहक, आकर्षक हो सकता है, जहाँ कोई ब्राइट लाइट ना हो, कोई चमकदार लाइट जहाँ पे ना हो, वहाँ पे अगर हम नाइट व्यू देखेंगे स्काई का तो बड़ा ही मोहक वो लगता है। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट। तो आपसे भी कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, जब आसमान साफ होता है तो अंधेरे में रात को क्या कीजिए, आसमान की ओर देखिए। यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद काउंटलेस स्टार, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट। तो आप क्या देखेंगे? बहुत सारे अनगिनत तारे देखेंगे और कुछ उनमें से बहुत चमकीले होंगे जबकि कुछ ज़्यादा चमकीले नहीं होंगे। ऑब्जर्व देम केयरफुली। फिर ध्यान से उनको देखना है। डू ऑल ऑफ देम अपेयर टू ट्विंकल। क्या सभी आपको टिमटिमाते हुए नजर आएंगे? डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। क्या कोई ऐसा स्टार या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वहाँ पे ट्विंकल नहीं करता, यानी कि टिमटिमाता नहीं है? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। तो आसमान में वो ऑब्जेक्ट्स जो आपको टिमटिमाते हुए नजर नहीं आएंगे, आप उनको कहेंगे क्या? प्लैनेट्स। वो क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं, वो ग्रह होते हैं। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। तो रात के आसमान में सबसे बड़ा क्या है? मून है, चंद्रमा है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं? स्काई में स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया। तो ये क्या मिलके क्या बनाते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जिनको हम हिंदी में कहते हैं खगोलीय या फिर आकाशीय पिंड कहते हैं। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो टिमटिमाते नहीं है। तो आप इजीली पहचान कर सकते हैं रात के आसमान में जो टिमटिमाएंगे नहीं उनको आप प्लैनेट्स कहेंगे और जो टिमटिमाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके स्टार्स। द स्टडी ऑफ ग्लेशियल द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में हम क्या करते हैं? जो ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आकाशीय जो पिंड होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इन एंशियंट इंडिया आवर एंसेस्टर परफॉर्म मेथोडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई। तो प्राचीन भारत में हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? मेथोडिकल, यानी कि जो कहानियाँ होती है, तथाकथित कहानियाँ, उस तरह की कहानियाँ बनाते थे। द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली एडवांस फॉर दैट टाइम। तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोनॉमी का की नॉलेज थी वो काफ़ी एडवांस थी। पासेज ऑफ सन, स्टार्स, मून एंड प्लैनेट्स इन द स्काई हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड अलमांस। तो क्या होता था?
जब सूरज हो गया, तारे हो गए, मून हो गया, ये पास करते थे यानी कि ये मूव करते थे, तो वो क्या अनुमान लगाते थे, कैलेंडर के बारे में वो पता करते थे। These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern for timely showing and choice of crops। तो जो ये खगोलीय पिंड है, इनकी हेल्प से क्या करते थे वो, क्लाइमेट के बारे में पता करते थे और रेनफॉल कैसे होगी वो पता करते थे, क्रॉप के बारे में यानी कि फसल कब बोएंगे, फिक्सिंग द डेट ऑफ सीजन्स एंड फेस्टिवल, और वो सीजन की डेट फिक्स करते थे, कब फेस्टिवल होगा वो भी वो किस आधार पे फिक्स करते थे, इन खगोलीय पिंडों के आधार पे, इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के आधार पे। लेट अस आल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट देम। अब हम कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। द मून, तो सबसे पहले है हमारा मून यानी कि चंद्रमा, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है इन नाइट, ठीक है, रात के इन नाइट स्काई, रात के आसमान में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्व द मून कॉन्टिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स प्रीफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू दी नेक्स्ट। तो क्या करना है आपको, एक पूर्णिमा से लेकर, फुल मून का मतलब जब पूरा चांद होता है, पूर्णिमा की रात से लेकर नेक्स्ट जब पूर्णिमा आता है तब तक चांद को देखते रहना है। मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक, और हर रात क्या करना है, मून का स्केच बना लेना है, चित्र बना लेना है अपनी बुक में। ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई इन विच द मून इज सीन, और आपको नोट भी करना है कि कौन से हिस्से में, ईस्ट या फिर वेस्ट, ठीक है, आपको मून दिखाई दिया। इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे, तो आप देखेंगे कि मून की शेप में, उसके आकार में हर दिन चेंज हो रहा है। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून appears to be perfectly round, क्या कभी कोई ऐसा दिन भी था या ऐसे दिन भी थे जब जो मून था वो पूरा गोल हो गया था। आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर, या कोई ऐसा भी दिन था जिसकी रात को आपको जो चांद है वो नहीं दिखा, चाहे आसमान साफ ही क्यों ना हो। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इन नोन एज अ फुल मून डे। तो क्या होता है, जब आपको मून पूरा गोल दिखता है, एज अ डिस्क दिखता है, तब आप उसको कहते हैं फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा का दिन। Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner। उसके बाद आप देखेंगे फुल मून के बाद क्या होता है, जो मून है उसका वो धीरे धीरे पतला पतला यानी कि छोटा छोटा होता जाता है। ऑन द 15th डे, तो 15वें दिन, द मून इज नॉट विजिबल, मून आपको नहीं दिखता है। दिस डे इज नोन एज अ न्यू मून डे, और इस दिन को हम क्या कहते हैं, न्यू मून डे, जिसको अमावस्या कहते हो आप। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, फिर अगले दिन क्या होता है, मून का छोटा सा हिस्सा आपको आसमान में दिखेगा। दिस इज नोन एज द क्रिस्टल मून। तो ये क्या कहा जाता है, इसको इसको कहा जाता है क्रिस्टल मून यानी कि अर्धचंद्राकार आकृति मून की, ठीक है। देन अगेन द मून ग्रोस लार्जर एवरी डे, और फिर क्या होता है, मून जो है धीरे 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 बड़ा होता जाता है। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून, फिर से जो 15वां दिन होगा उस दिन हमें क्या मिल जाता है, मून यानी कि पूरा राउंड दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, फॉर आपने देख लिया, सपोज कि आप फुल मून, आपने देखा कि जो चांद है वो पूरा राउंड है पहले, फिर आप दूसरे दिन देखेंगे धीरे 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 वो थिनर हो रहा है, ठीक है, पतला पतला हो रहा है, और एक 15वें दिन ऐसी कंडीशन आएगी कि जो मून है पूरा इनविजिबल हो जाएगा, चाहे आसमान क्लियर ही क्यों ना हो, ठीक है, उसको हम कह देंगे न्यू मून। और ये जो मून था, जब पूरा मून आया था, उसको हम कहेंगे फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा, और न्यू मून को अमावस्या। फिर न्यू मून के अगले दिन क्या होता है, चांद जो है वो थोड़ा सा ऐसा अर्ध चंद्राकार आता है, ठीक है, इसको हम कह रहे थे क्या, इसको हम कहेंगे क्रिसेंट मून यानी कि अर्धचंद्राकार मून। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अगले फिर धीरे 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 चांद जो है वो धीरे 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 बड़ा होगा, और 15 दिनों में क्या होगा, फिर से फुल मून होगा। फिर धीरे धीरे चांद जो है धीरे धीरे पतला होगा, और फिर 15 दिनों में क्या होगा, 15 दिनों के बाद क्या होगा, फिर मून जो है बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा। द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। तो आपने देखा ना, एक महीने में, एक मंथ में मून के
कितने शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, चेंजेबल है काफी ना, तो काफी चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर सोशल लाइफ। तो हमारी जो सामाजिक लाइफ है, सामाजिक जीवन जो है हमारा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल, अब कैसे प्ले करती है, अधिकतर जो त्योहार होते हैं इन इंडिया, हमारे देश में, सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ मून। वो किस अनुसार सेलिब्रेट किए जाते हैं, मून के फेसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि चंद्र की जो कलाएं होती है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिवाली जो होता है सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे, अमावस्या के दिन होती है ना लक्ष्मी पूजा, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। और वही जो बुद्ध पूर्णिमा है और गुरु नानक बर्थडे है, वो कब मनाया जाता है, फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 नाइट ऑफ वेनिंग मून। और महाशिवरात्रि कब मनाते हैं, 13th नाइट को, जब मून धीरे धीरे कम होता है। ईद ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रिसेंट मून। और ईद उल फितर कब मनाया जाता है, जब क्रिसेंट मून होता है उसके अगले दिन मनाया जाता है। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। तो टाइम पीरियड यानी कि अंतराल जो होता है एक फुल मून से दूसरे फुल मून का, वो कितने दिनों का होता है, 29 डेज का होता है। इन मैनी कैलेंडर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ। तो बहुत सारी कैलेंडर्स में ये पीरियड क्या कहलाता है, एक महीना कहलाता है। Why does the moon change its shape every day? तो मून जो है अपनी शेप क्यों बदलता है हर दिन? Let us try to understand why phases of moon occur. तो पहले तो हम ये समझते हैं मून जो चंद्रमा है उसकी इतनी सारी कलाएं क्यों होती है। You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light. हमें पता है कि जो मून होता है उसके पास खुद की तो लाइट होती नहीं है। Whereas the sun and the other stars do. जबकि जो हमारा सन है, दूसरे स्टार्स है, उनके पास खुद की लाइट होती है। We see the moon because the sunlight falling on it's reflected towards us. तो हम कैसे मून को देख पाते हैं, क्योंकि जो सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है ना, चंद्रमा पे पड़ती है। और हमें पता है किसी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जैसे ही सन की लाइट इस पे पड़ती है, चंद्रमा पे पड़ती है, तो ये क्या करता है, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और ये लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है। इस तरह से हम मून को देख पाते हैं। We therefore see only that one part of moon from which the light of the sun is reflected towards us. इसलिए हम केवल चंद्रमा का एक भाग ही देख पाएंगे। जो अगला भाग होगा वो चंद्रमा का कैसा होगा, काला होगा। और कौन सा भाग व्हाइट दिखेगा, जिस पार्ट से वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा वो पार्ट कैसा दिखेगा, चंद्रमा का व्हाइट दिखेगा, जो हमें दिखता है। एक्टिविटी 7.17.2 टेक अ बिग बॉल और अ पिक्चर। एक घड़ा ले लेना है या बड़ा सा बॉल ले लेना आपको। पेंट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक। क्या करना, आधा उसको वाइट पेंट करना है, आधा ब्लैक, कुछ इस तरह से, ठीक है। गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड। क्या करना है, खेल के मैदान में जाइए विद 2 ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ अबाउट 2 मीटर ऑन दी ग्राउंड। तो आपको एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी होगी, 2 मीटर होगी, यानी रेडियस का मतलब त्रिज्या, ठीक है। यहाँ कहेंगे हम, जैसे यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे इसके पॉइंट तक, तो ये हमारा रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो कितने सेंटीमीटर का रेडियस डालना है आपको, मीटर का, 2 मीटर का। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट एज शोन इन फिगर। फिर सर्कल को क्या करना है, 8 भागों में बांट देना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के बीच में खड़े हो जाइए। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल। फ्रेंड से कहिए बॉल को पकड़िए एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सर्कल के डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके। अब आपकी दूसरी फ्रेंड क्या करेगी, सर्कल के बहुत सारे पॉइंट्स है ना, 8 पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो हर पॉइंट पे जाके जो आपका राउंड स्ट्रक्चर है, ये बॉल कलर हाफ वाइट एंड हाफ ब्लैक, ठीक है। ये जो बॉल है इसको अलग अलग पॉइंट्स पे जाके वो पकड़ेगी। नाउ
ask her to keep the white portion of the ball always towards the sun। और आपको उससे कहना है कि जो white portion है बॉल का उसको हमेशा sun की ओर करना है, ठीक है, यानी कि उसका फेस किसकी ओर करना है, सन की ओर करना है। इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन द मॉर्निंग देन द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट टुवर्ड द ईस्ट। अगर आप सुबह ये करेंगे तो व्हाइट पोर्शन कहाँ की ओर होगा, ईस्ट की ओर होगा, क्योंकि सुबह तो सूरज ईस्ट से आता है। इफ द एक्टिविटी इज बीइंग performed in afternoon then the white portion of the ball should be kept towards the west। और अगर आप दोपहर में कर रहे हैं, दोपहर के बाद करेंगे तो कब कहाँ की ओर रखेंगे, आप वेस्ट की ओर रखेंगे। In each case the line dividing the white and black portion is kept vertical। वर्टिकल रखना, आपको बिल्कुल ऐसे सीधा रखना है, जो डिवाइडिंग लाइन बनाई गई है व्हाइट और ब्लैक पोर्शन को सेपरेट करने के लिए। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑब्जर्व द विजिबल व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल। अब क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे खड़े रह के जो विजिबल पोर्शन है बॉल का उसको देखना है। while your friend stand at the point on the circle marked earlier। और आपका फ्रेंड क्या करेगा, जो आपने पॉइंट्स मार्क किए थे वहीं पे खड़ा रहेगा। ड्रॉ द शेप ऑफ द व्हाइट पोर्शन एज यू सी इट। तो फिर क्या करना है, आपको जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है उसकी ड्राइंग बनानी है कि किस शेप का आपको दिख रहा है। कंपेयर योर ड्राइंग विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून एज शोन इन फिगर 17.5। तो फिर आपने जो ड्राइंग आप बनाएंगे शेप्स की उसको कंपेयर करना है जो फेजेस ऑफ मून है उससे। तो आप देखेंगे कि जो मून है उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम चंद्रकलाएं कहते हैं। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। हमें याद रखना है कि जो मून है किसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, किसके चारों ओर घूमता है, अर्थ के, हमारी पृथ्वी के। द अर्थ अलोंग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और मून और अर्थ दोनों फिर किसका चक्कर लगाते हैं, हमारी किसका चक्कर लगाते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। ओके, can you now guess the relative positions of sun, moon and the earth on the day of full moon and on the day of the new moon? Sketch these position in your notebook। अब आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है कि न्यू मून और फुल मून के दिन आपको पोजीशन बतानी है सन की, अर्थ की और मून की, ठीक है। नेक्स्ट, the size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day। तो क्या होता है, illuminated part यानी कि जो उजाले में है, जो अपने सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो क्या होता है, वो हमें दिखता है, ठीक है, वो हमें दिखता है। द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेस डे आफ्टर द न्यू मून। और न्यू मून के बाद वो धीरे 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 बढ़ता रहता है इल्यूमिनेटेड पार्ट, यानी कि जो विजिबल पार्ट होता है, जो हमें दिखता है अर्थ से। आफ्टर द फुल मून डे, अब फुल मून डे के बाद क्या होगा, द sunlit part of the moon visible from the earth decreases in size every day। अब न्यू मून के बाद क्या होगा, आफ्टर द फुल मून, अब फुल मून यानी कि पूर्णिमा के बाद क्या होगा, जो प्रकाश वाला हिस्सा है मून का विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेस इन साइज, जो हमें अर्थ से दिखता है वो धीरे 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 छोटा होता है। यानी क्या होता है, पूर्णिमा को पूरा चांद आता है ना, लेकिन उसके बाद क्या होगा, फुल मून यानी कि पूर्णिमा के बाद क्या होगा, जो चंद्रमा है उसका जो विजिबल पार्ट है, व्हाइट पार्ट हमें जो दिखता है, वो धीरे 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 छोटा हो जाता है और न्यू मून के दिन वो पूरा इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब न्यू मून के अगले दिन से क्या होगा, चंद्रमा थोड़ा 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 दिखने लगेगा, ठीक है, और फिर जब फुल मून आएगा फिर पूरा सा गोल चंद्रमा हमें दिखता है अर्थ से। I have heard that we never see the back side of the moon from the earth. It is true? Is it true? तो पूछो, पहेली आपसे कह रही है कि मैंने सुना है कि हमें कभी भी जो चंद्रमा है उसके पीछे का पार्ट अर्थ से नहीं दिखता। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमें पता है चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के पास खुद की लाइट नहीं होती है, वह सन की लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और जिस पार्ट से वो रिफ्लेक्ट करेगी सन की लाइट को, वही पार्ट हमें दिखाई देता है। हम उसकी बैक साइड को कभी भी नहीं देख सकते, ठीक है, अर्थ से हम उसकी बैक साइड को नहीं देख सकते। नेक्स्ट एक्टिविटी, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 1 मीटर डायमीटर ऑन द ग्राउंड, 1 मीटर डायमीटर। तो क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जिसका व्यास डायमीटर यानी कि व्यास कितना होगा, 1 मीटर होगा। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अपने फ्रेंड से कहिए कि सेंटर पे खड़े हो जाए सर्कल के। यू रिवॉल्व अराउंड योर
फ्रेंड इन सच अ मैनर दैट यू फेस ऑलवेज रिमेन्स टूवर्ड्स हिम। तो आपको रिवॉल्व करना अपने फ्रेंड के चारों ओर इस तरह से कि आपका फेस जो है हमेशा उसकी ओर रहे। कैन यू फ्रेंड सी योर बैक? क्या आपका फ्रेंड आपका बैक वाला यानी कि पीछे का हिस्सा देख पाएगा? नो। हाउ मेनी रोटेशन डिड यू कंप्लीट इन वन रेवोल्यूशन? तो आपने एक रेवोल्यूशन में कितने रोटेशन किए? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सिमिलर वे, तो सिमिलर मैनर। तो मून भी हमारी अर्थ के चारों इसी तरह से रोटेट करता है, ठीक है, चक्कर लगाता है। द मून कंप्लीट्स ऑन वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एट इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो मून जो है अर्थ का चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, ठीक है। अर्थ का चक्कर तो लगाएगा लेकिन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है। तो द मून completes one rotation on its axis at as its complete one revolution around the earth। तो जैसे ही जो मून है वो अर्थ का एक चक्कर पूरा कर देता है, वो अपनी एक्सिस का भी एक रोटेशन पूरा कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे मून की सरफेस के बारे में। मून की जो सतह है वो आखिर दिखती कैसी है। ठीक है, आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं या फिर हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उससे पता चलता है कि मून की सरफेस में ऐसे गड्ढे हैं वैसे गड्ढे हैं, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। द मून इज अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोइट्स एंड स्टोरी टेलर्स। तो मून जो है एक बड़ा सा मोहक ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है पोइट्स के लिए, स्टोरी कहानीकारों के लिए। बट वेन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन दी मून, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट यानी कि जो स्पेस में जाते हैं, जो वहाँ के जो आकाशीय पिंड है उनके बारे में पता करते हैं, उनके बारे में खोज करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। तो जब एस्ट्रोनॉट मून पे गए, दे फाउंड दैट मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। तो उन्होंने देखा कि जो मून की सरफेस है वो बहुत धूल धूल डस्टी है और साथ में बंजर भी है। देयर आर मैनी क्रेटर्स, वहाँ बहुत सारे क्रेटर्स हैं, ठीक है, ऐसे गड्ढे गड्ढे हैं ऑफ डिफरेंट साइज, बड़े बड़े साइजेस के, अलग अलग साइजेस के। इट आल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। और ये जो है कुछ तो इतने बड़े हैं या इतने ऊंचे हैं जितना हमारी अर्थ में सबसे बड़ी चोटी या माउंटेन पहाड़ जितनी ऊंची है, ठीक है। यानी कि मून की सरफेस कैसी है? डस्टी है, बैरन है, बड़े बड़े गड्ढे हैं मून की सरफेस में कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे दिखाया गया है सरफेस ऑफ द मून, इस तरह से दिखता है, इस तरह का दिखता है मून का सरफेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द मून हैज नो एटमोस्फेयर। दूसरी बात की जो मून है वहाँ पे कोई एटमोस्फेयर नहीं है, कोई वायुमंडल वहाँ पे नहीं है, यानी कि कोई हवा वहाँ पे नहीं है। इट हैज नो वाटर, ना वहाँ पे पानी है। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून? क्या अब आप बताइए कि क्या वहाँ पे जीवन संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और पानी भी चाहिए, और दोनों मून पे है नहीं, तो लाइफ वहाँ पे कैसे पॉसिबल होगी। नेक्स्ट है, कैन वी हेयर एनी साउंड ऑन द मून? क्या हम चंद्रमा पे कोई आवाज सुन सकते हैं? वी लर्न इन चैप्टर 13 दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल विद व्हेन देयर इज नो मीडियम। तो आपने पढ़ा था ना चैप्टर 13 में कि जब कोई मीडियम नहीं होता है साउंड ट्रेवल नहीं करती है। वैक्यूम यानी कि जहाँ कोई हवा नहीं होती है, साउंड वहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकती। देन हाउ कैन वी हेयर एनी साउंड ऑन द मून? तो कैसे सुन सकते हैं मून पे कोई भी साउंड? डिड यू नो ऑन जुलाई 21 1969 इंडियन टाइम, ठीक है, द इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग है ये, जुलाई 21 जुलाई 1969 की बात है। तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार चांद पे गए थे वो। ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन, और उनके साथ दूसरे कौन थे? एडविन एल्ड्रिन थे। एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, तो यहाँ पे दिखाया गया कि एस्ट्रोनॉट जो है वो मून पे गए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई? तो रात के आसमान में आपको और क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं? ऑफ कोर्स स्टार्स दिखाई देते हैं। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं आसमान में। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम अ बिग सिटी। आपको क्या करना है? Observe carefully on a dark night and from a place away from a big city। तो बड़े शहर से दूर या फिर क्या करना है, कोई साफ सुथरी सी गाँव वगैरह में जाके आपको क्या करना है? डार्क नाइट को बड़े अच्छे से देखना है, केयरफुली ध्यान से देखना है। आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट? क्या सभी तारे समान रूप से चमक रहे हैं? आर दे
ऑफ द सेम कलर, क्या एक ही रंग के हैं? इन फैक्ट स्टार्स emit लाइट ऑफ देयर ओन। हमें पता है कि जो स्टार्स होती हैं उनमें खुद की लाइट होती है और खुद की लाइट ही वो उत्सर्जित करती है, जैसे हमारा सन करता है। द सन इज ऑल्सो स्टार, तो सूरज भी क्या है? एक तारा है, स्टार है। वाई डज इट अपेयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार? ठीक है, सूरज एक स्टार है, लेकिन दूसरे जो स्टार्स है वो काफी छोटे 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 नजर आते हैं, लेकिन जो हमारा सन है वो इतना बड़ा क्यों है? विच अपेयर्स बिगर अ फुटबॉल प्लेस नियर यू और अ फुटबॉल प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि कोई फुटबॉल आपसे आपके पास में रखी है और कोई फुटबॉल आपसे 100 मीटर दूर रखी हुई, तो कौन सी आपको बड़ी दिखेगी? ऑफकोर्स जो आपके पास में होगी वो आपको बड़ी दिखेगी। तो जो सन है वो हमारे पास होता है, नजदीक है, इसलिए हमें वो काफी बड़ा दिखता है। बाकी स्टार्स जो है काफी दूर दूर है, इसलिए हमें वो छोटे 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 नजर आते हैं। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्दर अवे देन द सन, तो जो स्टार्स है बहुत दूर होते हैं हमें हमसे लाखों गुना दूर होते हैं। देयरफॉर द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट्स, इसलिए हमें वो बस पॉइंट जैसे दिखते हैं। चलिए, द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, तो सूरज की दूरी कितनी है अर्थ से? 150 मिलियन किलोमीटर। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 40 ट्रिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, यानी कि कितना है ये? 40 खरब किलोमीटर कह सकते हैं हम, इतनी दूरी पे है अर्थ से। तो पहला स्टार कौन सा है? हमारी अर्थ के सबसे नजदीक सन है, और दूसरा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर कॉन्वेंशनली? तो क्या आपको क्या करना है? ये डिस्टेंस को पढ़ना है आपको, जैसे आप पढ़ते हैं किलोमीटर, ठीक है। सम स्टार्स आर इवन फार्दर अवे, और ये जो स्टार्स हैं और भी ज्यादा दूर दूर होते हैं। सच लार्ज डिस्टेंसेस आर एक्सप्रेस इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। तो ये जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस है ना, काफी दूर दूर तक दिखा काफी दूर दूर तक जो होती हैं, उनको हम किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर में। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट के द्वारा एक वर्ष में, एक साल में जितनी दूरी ट्रेवल की जाती है उसको हम कह देते हैं लाइट ईयर। Remember that the speed of light is about 3 lakh kilometer per second. Thus, the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is about 4.3 light year. So, light year क्या है? Light year एक distance measure करने की यूनिट है, और ये जो बड़े बड़े आकाशीय पिंड होते हैं उनके बीच की दूरी इससे मेजर की जाती है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि लाइट के द्वारा एक साल में ट्रैवल की गई दूरी को हम लाइट ईयर कहेंगे। और ये कहाँ पे यूज होती है? जो आकाश में आकाशीय पिंड है उनके बीच की दूरी को नापने में, मेजर करने में ये यूनिट यूज होती है। इफ लाइट फ्रॉम स्टार्स टेक years to reach us, I wonder if we are looking into the past when we look at stars. तो पहेली कह रही है, अगर जो लाइट है स्टार से उनको हमारी अर्थ तक पहुंचने में इतने साल लगते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम अपने पास्ट को देख रहे हैं, या तारों को हम देख रहे हैं तो हम पास्ट को देख रहे हैं? आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे। अब वो जो कह रहा है कि मुझे जानना है दिन में हमें तारे क्यों नहीं दिखते हैं। वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट, वो सिर्फ रात में ही क्यों हमें दिखाई देते हैं। In fact, the stars are present in the sky during the daytime also. हालांकि जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, वो दिन में भी होते हैं, ठीक है। However, they are not visible then because the bright sunlight, और वो दिन में हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सूरज की रोशनी जो होती है उनकी रोशनी से काफी ज्यादा होती है, यानी कि सूरज की जो रोशनी है उनकी रोशनी को ढक लेती है। Observe some prominent stars or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. आपको लगभग 2 घंटे के लिए ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कि तारों का समूह देखना है। व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या दिखेगा? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई? आपको स्टार्स की पोजीशन में चेंज दिखेगा। यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और आप देखेंगे कि जो तारे हैं वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। अ स्टार विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। कोई तारा जब ईस्ट में उगता है सुबह, वो शाम को कहाँ जाके छुपता है?
वेस्ट में why do stars appear to move from east to west? Let us find out. तो ऐसा क्यों होता है कि वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं? स्टैंड इन अ सेंटर ऑफ बिग रूम, बड़े से रूम के एक सेंटर में खड़े हो जाइए एंड स्टार्ट रोटेटिंग, घूमने लग जाइए वहां पे। इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम अपेयर टू मूव? तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो वस्तुएं हैं, वो किस डायरेक्शन में आपको मूव करती हुई, चलती हुई नजर आएंगी? डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन? आपको दिखेगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपकी गति की विपरीत या उल्टी दिशा में वो मूव कर रही है। पहले रिकॉल दैट व्हेन शी इन a moving train, the nearby trees and the building appear to move in the backward direction. तो जब वो ट्रेन की यात्रा कर रही होती है, उसको उसकी याद आ जाती है कि जब वो ट्रेन में थी तो बिल्डिंग्स जो थी, पेड़ पौधे जो थे, वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इन द स्टार्स इफ द स्टार्स अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? तो अगर हम कह रहे हैं कि जो स्टार्स है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करती हैं, तो क्या हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है? हाँ, तभी हमें ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं वो उल्टी चल रही है। अगर हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रही है, इसी कारण हमें लगता है कि जो तारे हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। Now I understand why the sun appears to rise in the east and set in the west as the earth rotates from west to east on its axis. तो अब्बू जो कह रहा है कि अच्छा, अब मैं समझ गया कि जो सन है वो ईस्ट से क्यों निकलता है और शाम को वेस्ट में जाके क्यों छिप जाता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अपनी धुरी पर। My grandfather told me that there is one star in the sky which does not move at all. How is it possible? तो मेरे दादाजी जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि आसमान में एक तारा ऐसा है जो मूव नहीं करता है, जो बिल्कुल एक ही पोजीशन में रहता है, एक ही जगह पे रहता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? देयर इज एक्चुअली अ स्टार, द पोल स्टार। तो कौन सा तारा है वो? ध्रुव तारा, पोल स्टार, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। जो कहाँ पे है? पृथ्वी की जो एक्सिस है, जो उसकी धुरी है, उसकी डायरेक्शन में है। इट डज नॉट अपेयर टू मूव, और ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, यानी कि एक ही पोजीशन में ये है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉन्स्टिलेशन, यानी कि तारामंडल, तारों का समूह। लुक एट दी स्काई फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए आसमान को देखिए। कैन यू सी सम स्टार्स कमिंग ग्रुप फॉर्मिंग ग्रुप्स विद शेप्स लाइक दोस? आप देखेंगे कि जो कुछ स्टार्स हैं ग्रुप बना रहे हैं और साथ में वो फिर एक शेप भी बना रहे हैं। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। तो तारों का समूह जो एक आकार बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे? तारामंडल या तारा समूह हम उसको कह देंगे। कॉन्स्टिलेशन वर डिवाइज्ड बाय एंशियंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई। तो कॉन्स्टलेशन किस लिए बनाई गई? ताकि जो आसमान में स्टार्स है उनको पहचान सके। द शेप्स ऑफ द कॉन्स्टलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोज पीपल। तो जो शेप्स हैं कॉन्स्टलेशन के, वो किससे रिजेंबल करते हैं, किससे संबंधित है? ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोज पीपल, उन लोगों से संबंधित है। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टलेशन इन नाइट स्काई, रात के आसमान में बहुत सारे आप कॉन्स्टलेशन यानी कि तारामंडलों को देख सकते हैं। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक। इसके लिए आप आपको जानने की जरूरत है कि एक तारामंडल जो है, एक विशेष तारामंडल या पर्टिकुलर जो तारामंडल है वो किस तरह का दिखाई देता है। एंड वेयर टू लुक फॉर इट एट द नाइट स्काई, और कहाँ इसको देखना है? रात के आसमान में। On the most famous constellation which you can see during summer time is the early part of the night is Ursa Major। तो कौन सा है वो? एक है अर्सा मेजर, जो आप कब देखते हो? समर, यानी कि गर्मी के मौसम में देखते हो आप, शाम को देखोगे, ठीक है, यानी कि ज्यादा रात में भी आप नहीं देखोगे। इट इज ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, इसको बिग डिपर भी कहते हैं, द ग्रेट बियर भी कहते हैं और द सप्तऋषि भी कहते हैं। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टिलेशन। तो ये जो तारामंडल है इसमें कितने स्टार्स है? 7 स्टार्स है। इट अपेयर्स लाइक अ बिग लैडल और अ क्वेश्चन मार्क, तो एक क्वेश्चन मार्क की तरह लगता है, कुछ इस तरह की लगता है। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल, तो लैडल का जो हैंडल है ऐसा लगता है उसमें 3 स्टार्स है।
इन द हैंड, ठीक है, ऑफ द लैडल ऑफ एंड 4 इन इट्स बाउल, और ऐसा लगता है कि इसका जो बाउल है इसमें 4 स्टार्स हैं, इस तरह का लगता है, और इसमें 7 स्टार्स होते हैं। इन ऑल एंशियंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैव बीन एसोसिएटेड विद द वेरियस कॉन्स्टिलेशन। तो पहले के हमारे प्राचीन समय में हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसमें बहुत सारी कहानियां बनाई गई हैं इनसे संबंधित। फिर है अर्सा मेजर, इसके इसी के बारे में पढ़ना है। सप्तऋषि हैज बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सेजेस। और ऋषि, तो सप्तऋषि जो है वो किसके नाम पर रखा गया इसका नाम, जो हमारे भारत में प्राचीन ऋषि थे, प्राचीन काल में जो ऋषि थे, एज नो शोन इन द फिगर बिलो, जो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये जो नाम है वो उन ऋषियों के हैं। I have heard that we can locate the pole star with the help of Ursa Major. Major, तो बूझो कह रहा है कि मैंने सुना है अर्सा मेजर की हेल्प से हम पोल स्टार ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। लोकेटिंग द लोकेटिंग द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर। तो यहाँ पे ये हमारा अर्सा मेजर है। अगर हम देखेंगे तो उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाएगा, पोल स्टार मिल जाएगा हमारा। और जो अर्सा मेजर होता है वो मूव करता है किसके चारों ओर, पोल स्टार के चारों ओर। ये हमारा पोल स्टार है बीच में, और जो अर्सा मेजर है वो मूव कर रहा है इस पोल स्टार ध्रुव तारे के चारों ओर। इनफैक्ट ऑल द स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार। यहाँ हालांकि इतना ये लगता है कि सभी जो तारे हैं वो पोल स्टार के चारों ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है, Note that the pole star is not visible from the southern हेमिस्फेयर। तो जो पोल स्टार है उसको हम दक्षिणी ध्रुव जो है हमारा वहां से नहीं देख सकते, दक्षिणी गोलार्ध जो है पृथ्वी का वहां से नहीं देख सकते। सम ऑफ द नॉर्थर्न कॉन्स्टेलेशन लाइक अर्सा मेजर मे आल्सो नॉट बी विजिबल फ्रॉम सम पॉइंट इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। और साउथर्न हेमिस्फेयर के कुछ पार्ट से हम क्या नहीं देख सकते हैं, हम अर्सा मेजर को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है ओरियन। Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evening। तो ओरियन जो है एक दूसरा तारामंडल है जो कब दिखाई देता है, विंटर्स में दिखाई देता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, मैग्निफिकेंट, एक काफी बड़ा बड़ा दिखता है आसमान में। इट ऑल्सो हैज 7 और 8 ब्राइट स्टार, तो इसमें भी 7 या 8 चमकते हुए तारे होते हैं। ओरियन इज कॉल्ड द हंटर, इसको हंटर भी कहते हैं। द 3 मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। और जो इसके बीच में जो तारे हैं ऐसा लगता है कि हंटर की क्या है, बेल्ट है, यहाँ पे दिखाया गया है। इसको हंटर कहते हैं, ठीक है, ओरियन, इसको हंटर भी कहा जाता है। और जो 3 इसके बीच में तारे हैं ऐसा लगता है कि इसकी बेल्ट है। The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to Orion। तो साइरस जो स्टार है, जो आसमान में सबसे चमकता हुआ तारा है, वो ओरियन के पास में देखा जाता है। To locate Sirius, imagine the straight line passing through the 3 middle stars of Orion। तो साइरस को पहचानने के लिए आप क्या देखेंगे, कैसे पता करेंगे साइरस कहाँ पर है, जो हंटर के बेल्ट में 3 स्टार्स है उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्रॉस होती हुई जाएगी, तो आप इजीली साइरस को पहचान सकते हैं। अब है कैसियोपिया, इट्स अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्थर्न स्काई। तो ये नॉर्थर्न स्काई में हमें दिखता है, उत्तरी गोलार्ध में दिखता है। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। तो विंटर्स में दिखता है। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर डब्ल्यू और एम, ऐसा लगता है कि डब्ल्यू और एम है। द कॉन्स्टिलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार। तो जो हमारा तारा मंडल है ऐसा नहीं कि उसमें केवल 5 या 10 तारे हैं। इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। हाउएवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार्स, हालांकि हमें सिर्फ जो चमकते हुए तारे हैं वही नजर आते हैं इन द कॉन्स्टिलेशन विद अवर नेकेड आईज, यानी कि हमारी आंखों से, जो नॉर्मल आईज है बिना
माइक्रोस्कोप या बिना किसी टेलीस्कोप की हेल्प से हम देखेंगे तो हमें वो जो तारे हैं कुछ भी दिखाई देते हैं, ठीक है। ऑल द स्टार्स विच मेक अप अ कॉन्स्टलेशन आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस। तो जो कॉन्स्टलेशन बनाते हैं सभी तारे जरूरी नहीं कि समान दूरी पे हो, दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई, वो एक सेम लाइन में होते हैं। चलिए अब हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम का यानी कि सौर मंडल का। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है सोलर सिस्टम की। जो सन है वो सेंटर में है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, इसके चारों ओर घूमते हैं। The solar system, the sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system। सूरज और उसके चारों ओर घूमते हुए जो खगोलीय पिंड है वो क्या बनाते हैं, सौर मंडल बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड एंड मेटियोर्स। तो बहुत सारे बड़े बड़े सेलेशियल बॉडीज होती है। इसमें क्या क्या होती है, वो प्लैनेट्स हो गए, हमारे कॉमेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए एंड मेटियोर्स हो गए। The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it। तो इन पिंडों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी के कारण ये रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे हमें पता है अर्थ भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। इट इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, ये भी सोलर सिस्टम का एक मेंबर है, एक सदस्य है। इट इज अ प्लैनेट और अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो 7 और प्लैनेट हैं जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। The eight planet in their order of distance from sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो सूरज से दूरी के क्रम में ये 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे नजदीक कौन सा है, मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और हमारी अर्थ कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। आई हैव रीड दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। वो जो कहता है कि मैंने तो पहले पढ़ा था सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होते हैं। टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो 2006 तक सोलर सिस्टम जो था उसमें 9 ग्रह माने जाते थे। प्लूटो वॉज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो जो प्लूटो यानी कि यम जो था वो हमारे सूरज से सबसे ज्यादा दूर स्थित था। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIAU जो है अडॉप्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट। तो वहां से प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन विकसित की गई या अपनाई गई। प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन। तो प्लूटो जो है इन मानकों पर, इन नियमों पे खरा नहीं उतरा। इट इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम। तो इसीलिए जो प्लूटो है हमारा अब सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है। तो अब हमारे सोलर सिस्टम में ओनली कितने प्लैनेट्स हैं, ओनली 8 प्लैनेट्स हैं। तो जो 9th प्लैनेट था प्लूटो उसको अब हटा दिया गया है। तो सबसे पहला मेंबर है हमारा सन। द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। तो हमसे सबसे नजदीक का तारा कौन है, सन है। अर्थ से सबसे नजदीक स्थित तारा कौन है, सन यानी कि सूरज है। इट इज कॉन्टिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो लगातार ये क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा लाइट और प्रकाश यानी कि लाइट और हीट उत्सर्जित कर रहा है। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑन द अर्थ, ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। तो हमारी अर्थ में जो भी एनर्जी है ना उसका सोर्स क्या है, सन ही तो है। इनफैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। यहाँ तक कि जो सन है वो मेन सोर्स है किसका, हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। सभी प्लैनेट्स में ऊष्मा और लाइट का सोर्स क्या है, सन ही है। चलिए अब है प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार। तो प्लैनेट्स कैसे लगते हैं, बिल्कुल स्टार्स जैसे लगते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं उनके पास खुद की लाइट नहीं होती। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। वो क्या करती है, जो सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है उसी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो क्या आप अंतर कर सकते हैं प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में। The simplest method of identifying planets from stars is that stars twinkle whereas planets do not। तो सबसे सरल विधि क्या है स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में अंतर करने की। जो स्टार्स होते हैं वो टिमटिमाते हैं, दे ट्विंकल, ठीक है, whereas planets do not। लेकिन वही जो प्लैनेट्स है, जो ग्रह है वो नहीं टिमटिमाते हैं। Also the planets keep changing their position with respect to the stars।
वहीं जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनिट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन, और प्लैनेट का एक डेफिनिट पाथ होता है जिसके चारों ओर, जिस पे चलकर ये क्या करता है, सन का सूरज का चक्कर लगाता है। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। तो इसी पाथ को क्या कहते हैं, इसका ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं। The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. तो किसी भी planet के द्वारा सन का एक चक्कर पूरा करने में the time taken by planet to complete one revolution is called period of revolution. उसको क्या कहते हैं, period of revolution कहते हैं। और period of revolution क्या हुआ, सूरज को का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है। The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. तो जैसे जैसे जो ग्रह है वो सूरज से दूर दूर जाते रहेंगे तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बढ़ता ही जाएगा। आई वंडर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब बूझो कहता है कि मुझे समझ नहीं आता, जो प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं लेकिन वो कोलाइड क्यों नहीं हो जाते, वो टकराते क्यों नहीं है सन के चारों ओर जो घूमते रहते हैं। तो besides revolving around the sun, a planet also rotate on its own axis. तो सन के चारों रोटेट तो करता ही है ना कोई प्लैनेट, लेकिन वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। तो किसी भी प्लैनेट के द्वारा एक रोटेशन पूरा करने के लिए जो समय लिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ रोटेशन कहेंगे। Some planets are known to have moons, satellites revolving around them. तो कुछ प्लैनेट जो हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर ग्रह उपग्रह घूमते रहते हैं। Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. तो अगर कोई celestial body दूसरे celestial body के साथ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, कोई आकाशीय पिंड दूसरे आकाशीय पिंड के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। द अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन। कह सकते हैं हम कि अर्थ जो है किसका सैटेलाइट है, सन का सैटेलाइट है, सूरज का उपग्रह है। दो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन, हालांकि हम इसको क्या कहते हैं, सूरज का एक प्लैनेट कहते हैं। We use the term satellite for the bodies revolving around the planets. तो हम सैटेलाइट उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस बॉडी के लिए, उस सेलेस्टियल बॉडी के लिए यूज करते हैं जो किसी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है, और सन हमारा प्लैनेट नहीं है। मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो हम कह सकते हैं ना कि मून जो है पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी हमारी प्लैनेट है और प्लैनेट के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं। There are many man-made satellites revolving around the sun. तो बहुत सारे कृत्रिम मानव निर्मित सैटेलाइट है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। These are called artificial satellite. उनको हम क्या कह देते हैं, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, भारत में जो खगोल शास्त्र है उसके बारे में सिर्फ इसमें बताया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा व्हिच वाज कंपोज्ड अबाउट 4000 ईयर्स अगो। तो ऋग्वेदा में बताया गया है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी। बहुत सारे जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में उनका बड़ा योगदान है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर इज आर्यभट्टा। तो सबसे ज्यादा जिनको जाना जाता है वो कौन है, हमारे आर्यभट्टा है। द वर्क ऑफ आर्यभट्टा ऑन एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग आर्यभट्टिया। तो ये वो किसमें देखा गया है, उनका जो काम है उसके बारे में हम जो आर्यभट्टिया है उनकी जो बुक है उससे हमें पता चलता है कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में कितना काम किया है। ही रोट इट इन 499 CE एट द एज ऑफ 23 ईयर्स ओल्ड। तो कब देखा था उन्होंने, 499 CE में ये बुक लिखी थी और वो तब 23 ईयर्स के थे। The diameter of the earth has stated by Aryabhatta is close to its presently known value. तो पृथ्वी का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो उनको पहले ही बता दिया गया, उन्होंने पहले ही बता दिया गया था। Disregarding the popular view that earth is अचला यानी कि immovable, आर्यभट्टा stated that earth is sphere and rotates on its own axis. तो आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था कि जो अर्थ है वो स्फेयर है यानी कि गोला है और ये अपनी ही एक्सिस पे घूमती है।
His estimate about the sidereal period of Earth was 23 hours, 56 minutes and 4.1 second, which is very close to presently known value. तो उन्होंने बताया था कि जो अर्थ है उसकी साइडरियल पीरियड क्या है, 23 आवर्स है, 56 मिनट्स है और 4.1 सेकेंड है, जो बिल्कुल ही वैल्यू आजकल जो वैल्यू है हमारी उससे मैच करती है। ये ऑल्सो करेक्टली स्टेटेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो मून है और जो प्लैनेट्स है वो किस लिए हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। He also gave a scientific explanation for solar and lunar eclipse। और उन्होंने जो सोलर यानी कि सूर्य ग्रहण और लूनर यानी कि चंद्र ग्रहण है उसके लिए एक साइंटिफिक वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन भी दिया था। When the shadow of अर्थ फॉल्स ऑन द मून इट कॉजेज लूनर एक्लिप्स। तो क्या होता है जब अर्थ की छाया मून पे पड़ती है, तो उन्होंने बताया कि तब चंद्र ग्रहण होता है। व्हेन द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, वहीं पे जब मून की छाया अर्थ पे पड़ती है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्टा ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू टुडे। तो आर्यभट्टा ने अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बारे में भी बात की थी, और जो बिल्कुल आज जो प्रचलित है उसी उसी के क्लोज है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्लैनेट कौन था, मरकरी, ठीक है, जिसको हम बुध कहते हैं और ये सन के सबसे नजदीक होता है। द प्लैनेट मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा प्लैनेट है, मरकरी। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। और हमारे सोलर सिस्टम का ये सबसे छोटा प्लैनेट भी है। बिकॉज मरकरी इज वेरी क्लोज टू द सन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट। अब जो मरकरी है वो सन के बहुत करीब है और सन की लाइट में इसको देखा नहीं जा सकता, इतनी ज्यादा लाइट होती है सन की। तो सन की इतनी ज्यादा लाइट है तो हम इसको वहां पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। क्योंकि अधिकतर समय क्या होता है, ये सूरज की चकाचौंध में छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। हालांकि इसको हम कब देख सकते हैं, सनराइज से पहले और सनसेट के बाद में, नियर द हॉरिजन। So it is visible only at places where trees or building do not obstruct the view of the horizon। तो कहाँ पे हम देख सकते हैं, जहाँ पर पेड़ जो होते हैं और बिल्डिंग्स जो होती हैं वो जो व्यू होता है हॉरिजन का उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑन इट्स ओन। और मरकरी की खुद की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। फिर है वीनस यानी कि शुक्र। वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लेनेटरी नाइबर। तो वीनस जो है वो अर्थ का सबसे नजदीकी ग्रह है, शुक्र है, ठीक है। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई। और रात के आसमान में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा चमकीला ये आपको दिखाई देता है। समटाइम्स वीनस अपेयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। तो कभी कभी सनराइज से पहले आप पूरब की ओर इसे देख सकते हो। Sometimes it appear in the western sky just before sunset। और सनसेट के बाद आप इसको कहाँ देख सकते हो, वेस्टर्न साइड पे देख सकते हो, स्काई के वेस्टर्न साइड पे आप इसको देख सकते हो। Therefore it is often called a morning or an evening star। इसीलिए कभी हम इसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, कभी इसको हम इवनिंग स्टार कह देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कौन से प्लैनेट को कहा जाता है, तो वीनस यानी कि शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार क्यों कहा जाता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे हमें ये कहाँ दिखता है, ईस्ट में दिखता है सनराइज से पहले, और इवनिंग के टाइम पे हमें ये वेस्ट में दिखता है सनसेट के बाद में। वेनस हैज नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। तो इसके कोई ग्रह नहीं होते, सॉरी उपग्रह नहीं होते। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। तो अनयूजुअल सा रोटेशन होता है इसका, कैसे होता है अनयूजुअल, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये क्या करता है, ये भी प्लैनेट है ना, तो ये क्या करता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करता है। जबकि जो स्टार्स होते हैं वो कहाँ की ओर रोटेट करते हैं, वो करते हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर, ठीक है। और अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है।
इफ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की हेल्प से देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कभी चांस मिलता है आपकी लेबोरेटरी वगैरह में हो तो यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेसेस जस्ट लाइक द मून। तो आप देखेंगे कि जो वीनस है वो भी मून की जैसी फेसेस दिखाता है, चंद्रमा की जैसी कलाएं दिखाता है वीनस। नेक्स्ट प्लैनेट अर्थ यानी कि पृथ्वी। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। तो सोलर सिस्टम का केवल एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जिसपे जीवन है। Some special environment conditions are responsible for the existence and continuation of life on the earth। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ में कुछ स्पेशल पर्यावरणीय दशाएं हैं, ठीक है। These include just the right distance from the sun so that it has the right temperature range। तो क्योंकि ये सूरज से एक सही दूरी पे है इसलिए यहाँ का टेम्परेचर भी ठीक है, ना ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड suitable एटमॉस्फेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। यहाँ पे क्या है? पानी भी है, एटमॉस्फेयर हवा भी है, ठीक है, और ओजोन लेयर भी है जो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है हमारे लिए। We must take spherical care to protect our environment so that life on earth is not disturbed। तो हमें हमारे एनवायरनमेंट की देखभाल करनी चाहिए, यानी कि हमें अपने पर्यावरण को गंदा नहीं करना चाहिए ताकि हमारे अर्थ में जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। और प्लैनेट्स की तरह फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। तो अगर हम स्पेस से देखेंगे जो अर्थ है हमारी ब्लू ग्रीन दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाइट के का रिफ्लेक्शन होता है कहाँ से? पानी से। हमें पता है कि 71% भाग अर्थ का पानी ही पानी है, तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और जो जमीन है उससे भी रिफ्लेक्शन होता रहता है, जिस वजह से क्या होता है, जो स्पेस है वहां से अर्थ में ब्लू ग्रीन दिखती है। The axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit। तो लंबवत ना हो कि कैसा है वो, ये थोड़ा सा झुकी हुई है। the tilt is responsible for the change of season on the earth। तो इसी कारण हमारी अर्थ में सीजन्स होते हैं अलग अलग, क्योंकि वो अपनी ही दूरी पर थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ा सा ऐसे रोटेट, थोड़ी सी टिल्टेड है। द अर्थ हैज ओनली वन मून। और हमारी जो अर्थ है उसका केवल एक सैटेलाइट है, वो कौन है? मून, चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट है मार्स यानी कि मंगल। द नेक्स्ट प्लेनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। तो अगला प्लेनेट क्या है? मार्स है। इट अपीयर्स slightly reddish and therefore it is called the red planet। थोड़ा थोड़ा रेड दिखता है इसलिए इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। मार्स हैज टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट और इसके दो छोटे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है। मंगलयान के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, मूवी भी देखी होगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। तो इसरो ने भेजा था ये और नवंबर 5 2013 का भेजा था, 5 नवंबर 2013 को। इट वाज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन सितंबर 24 2014। और ये मंगल की एक ऑर्बिट में, एक कक्षा में ये सक्सेसफुली प्लेस हो गई थी। वहां पर मंगल की कक्षा में सक्सेसफुली चली गई थी। कब गई थी? 24 सितंबर 2014 को। विद दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इसी के साथ इंडिया जो था दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने मंगल ग्रह पे क्या भेजा था? अपना सैटेलाइट भेजा था, मंगलयान भेजा था, ठीक है। और पहली बारी में ही वो क्या हो गए थे? सक्सेसफुल हो गए थे। नेक्स्ट जुपिटर, बृहस्पति। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्लैनेट होता है और ये माना जाता है कि लगभग 1300 अर्थ जो है, 1300 पृथ्वियां जो है इस जुपिटर के अंदर रखी जा सकती है, यानी कि इतना बड़ा है जुपिटर की पृथ्वी के बराबर, हमारी अर्थ के बराबर 1300 प्लैनेट इसमें रखे जा सकते हैं। However, the mass of Jupiter is about 318 times that of our Earth। और जो मास है वो कितना है? हमारी पृथ्वी का 318 गुना है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। बहुत तेजी से रोटेट करती है अपनी धुरी पे। जुपिटर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। बहुत सारे इसके उपग्रह हैं। इट ऑल्सो हैज फेंट रिंग्स अराउंड इट।
तो इस तरह की रिंग्स है इसके चारों ओर। यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। और जुपिटर को भी आप आसानी से पहचान सकते हो क्योंकि आसमान में काफी चमकदार लगता है। If you observe it with the help of telescope, you can also see four or its large moons. Four of its large moons. तो अगर आप टेलीस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो आपको इसके बड़े 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 जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो भी दिखेंगे। You are familiar with the equator of the earth. इक्वेटर के बारे में आपको सबको पता होगा, ठीक है। यानी कि जो बीच की जो लाइन होती है हमारी अर्थ की उसको इक्वेटर कहते हैं, जो डिवाइड करती है साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन। तो अर्थ का इक्वेटर का जो प्लेन है उसको हम क्या कह देंगे, इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। और जिस प्लेन पे जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है उसको कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ये रहा ऑर्बिटल प्लेन और ये है इक्वेटोरियल प्लेन। These two planes are inclined to each other at angle of 23.5 degree. तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं ये दो प्लेन्स? 23.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं। This means that the axis of Earth is inclined to its orbital plane at an angle of 66.5 degree. इसका मतलब हुआ कि अर्थ जो है अपने ऑर्बिटल पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 65.5 डिग्री का एंगल बनाती है। I have an idea. If you take a large ball which can accommodate about 30 peas, then the ball will represent Jupiter and 1 pea will represent the Earth. तो अगर पूछो पहले आपसे कह रही है कि अगर आप बड़ा सा कोई बॉल ले लोगे और 1300 मटर के दाने उस बॉल में आप फिट कर दोगे तो वो बड़ा सा बॉल आपका जुपिटर है और जो 1300 मटर के दाने हैं वो एक एक क्या है आपका अर्थ है। अब है सैटर्न यानी कि शनि। Beyond Jupiter is Saturn, which appears yellowish in color. तो ये कैसा दिखता है? येलो सा दिखता है थोड़ा। What makes it unique in the solar system? Its beautiful rings. तो ये यूनिक क्यों है सोलर सिस्टम में? क्योंकि इसके चारों रिंग्स है, छल्ले हैं। These rings are not visible with the naked eyes. नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते, यानी कि नॉर्मल आइज से आप इन रिंग्स को नहीं देख सकते। यू कैन ऑब्जर्व देम विद अ स्मॉल टेलीस्कोप। एक छोटे से टेलीस्कोप की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। सैटर्न आल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, के भी काफी ज्यादा क्या होते हैं? सैटेलाइट्स होते हैं। One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. Its density is less than that of water. यानी कि ये क्या है? बहुत सबसे कम डेंस है, सबसे कम घना है ये, ठीक है, सघन है, सबसे कम सघन है। और यहाँ की ये पानी से भी हल्का हम कह सकते हैं, एक तरह से पानी से भी कम, ये पानी से भी ये हल्का है। तो क्या हो जाएगा? अगर हम सैटर्न को, शनि को किसी बड़े से वाटर बॉडी में डाल देंगे तो हमारा जो शनि है वो फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है पानी से भी कम डेंस होता है, पानी से भी कम घना होता है। Uranus and Neptune. These are the outermost planet of the solar system. Solar system के सबसे बाहरी planets हैं ये. They can be seen only with the help of large telescope. बड़े से टेलीस्कोप से हम देखेंगे। Like Venus, Uranus also rotates from east to west. तो Venus की तरह यूरेनस भी हमारा कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इट इज हाईली tilted rotational axis. It has highly tilted rotational axis. As a result, in its orbital motion, it appears to roll on its side. तो ये अपनी धुरी पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है और ऐसा लगता है कि ये लेटा हुआ है, ठीक है। The first four planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, are much nearer the Sun than the other four planets. तो Mercury हो गया, Venus है, Earth है और Mars है, वो Sun के ज़्यादा नज़दीक है दूसरे planets के comparison में। They are called the inner planets. तो इनको हम inner planets भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। The inner planets have very few moons. और जो inner planets होते हैं उनके बहुत कम satellites होते हैं, उपग्रह होते हैं। The planet outside of the orbit of Mars, mainly Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are much farther off than the inner planets. और मार्स की ऑर्बिट से
इसके बाहर कौन कौन सा प्लेनेट है, जुपिटर हो गया, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, तो ये बहुत ज्यादा दूर है और इसलिए इनको क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स कह देते हैं। दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम, और इन प्लैनेट्स के चारों ओर एक रिंग सिस्टम होता है। द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनके मून्स यानी कि उनके जो उपग्रह हैं वो ज्यादा होते हैं। सोलर सिस्टम अदर सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, तो क्या प्लैनेट्स सन के अलावा और भी मेंबर्स होते हैं सोलर सिस्टम में? देर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, तो कुछ और बॉडीज भी होती है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, तो वो भी हमारे सोलर सिस्टम की क्या है, मेंबर हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, तो चलिए हम उनके बारे में अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है एस्टीरॉइड, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, एस्टीरॉइड, जिसको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। दीज आर अ लार्ज, देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है उसके बीच में क्या है, बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। ये मार्स है और ये जुपिटर है, तो इन मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है इसके बीच बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, ये बड़ा गैप हमें दिख रहा है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये जो गैप है इसमें बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड, तो इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, हम एस्टेरॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, छोटे ग्रह। एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, तो बड़े से टेलीस्कोप से ही हम इनको देख पाएंगे। फिर होता है कॉमेट्स, इनको धूमकेतु या पुच्छल तारा भी कहते हैं। कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो ये भी हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व करते हैं। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज यूजुअली वेरी लॉन्ग, तो बहुत ज्यादा समय लेते हैं ये सन के चारों रिवॉल्व होने में, करने में। तो कॉमेट अपीयर्स जनरली एज अ ब्राइट हेड विथ अ लॉन्ग टेल, तो ऐसा लगता है कि कॉमेट जो है उसका एक बड़ा चमकदार सा हेड है, सिर है और एक लंबी सी पूंछ है। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एट इट अप्रोचेस द सन, तो जैसे जैसे सूरज की ओर आता है तो इसकी जो टेल है वो बड़ी हो जाती है। द टेल ऑफ द कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, तो जो टेल है वो सन के दूसरी ओर होती है। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपेयर पीरियोडिकली, तो कहा जाता है कि बहुत सारे कॉमेट्स जो हैं, कॉमेट्स जो है वो आते रहते हैं या दिखते रहते हैं आसमान में। वन सच कॉमेट इज हेलिस कॉमेट, एक ऐसा कॉमेट कौन सा है, हेलिस कॉमेट है, विच अपेयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर, जो कब आता है, लगभग हर 76 सालों के बाद आता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986, तो अब ये पहले कब दिखा था, 1986 में दिखा था। अब आपको बताना है कि आगे ये कब दिखेगा, हेलिस कॉमेट आगे कब दिखेगा। सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट्स, तो कॉमेट्स के बारे में क्या क्या सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास हम कह सकते हैं, या पुरानी रूढ़िवादी बातें क्या क्या है। सम पीपल थिंक दैट कॉमेट्स आर मैसेंजर्स ऑफ डिजास्टर सच एज वार्स, एपिडेमिक्स एंड फ्लड्स, कुछ लोग मानते हैं कि जो कॉमेट्स हैं वो क्या लेके आते हैं, अपने साथ में डिजास्टर, आपदा लेके आते हैं। इनके आने से लड़ाइयाँ होती है, बीमारियां महामारियां आती है, बाढ़ आते हैं, यानी कि ये किसके दूत हैं, आपदा के दूत हैं। बट दीज आर ऑल मिथ्स, लेकिन ये सिर्फ क्या है, मिथ्स हैं, यानी कि तथाकथित कहानियां हैं। एंड सुपरस्टिशन, और बस अंधविश्वास है। अपीयरेंस ऑफ अ कॉमेट इज अ नेचुरल फिनोमिना, तो कॉमेट्स का दिखना या कॉमेट्स का आना एक नेचुरल प्राकृतिक घटना है। वी ऑल्सो नो वी हैव नो रीजन टू बी अफ्रेड ऑफ इट, और हमें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेटियोर एंड मेटियोराइट्स, ठीक है, meteor and meteorites. At night, when the sky is clear and the moon is not there, you may sometimes see bright streaks of light in the sky. तो रात में जब आसमान साफ रहता है और चंद्रमा जिस दिन नहीं रहता, you may sometimes see bright streaks of light. आप क्या देखेंगे, लाइट की स्ट्रीक्स, धारियां जैसी देखेंगे। These are commonly known as shooting stars. इनको हम कहते हैं ना कि तारा गिर रहा है, although they are not stars, हालांकि ये तारे नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड मेटियोर्स, इनको हम क्या कहते हैं, मेटियोर कहते हैं। तो आप जिनको कहते हैं कि तारा टूट रहा है या तारा गिर रहा है, वो
एक्चुअली में स्टार नहीं होता, वो क्या होता है, मेटियोर होता है। मेटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ऑकेजनली एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो मेटियोर क्या है, एक छोटा सा एटमॉस्फेयर, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा कोई पिंड होता है जो एंटर्स द अर्थ, जो हमेशा या ऑकेजनली आता रहता है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास, वो आता रहता है। एट दैट टाइम इट हैज अ वेरी हाई स्पीड। तो अर्थ तक पहुंचने में उस टाइम इसकी बहुत ज्यादा स्पीड होती है। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप। और फ्रिक्शन जो होता है किस वजह से होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो अर्थ लगाती है, या फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप। एटमॉस्फेयर पे इसे आने में इसमें जो फ्रिक्शन लगता है, घर्षण जो लगता है, इट ग्लोज एंड एवापोरेट्स क्विकली। और जिस कारण ये क्या हो जाता है, जल्दी से ग्लो, जलता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो अर्थ तक आते आते ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, वाष्प बन के फिर से उड़ जाता है। दैट इज वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसीलिए जो चमकदार सी कोई लाइन आपको दिखती है, वो बहुत कम समय के लिए आपको दिखती है। Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. कुछ meteors जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं and so they can reach the earth before they evaporate completely. तो evaporate होने से पहले ही वो हमारी अर्थ तक पहुंच जाते हैं। The body that reaches the earth is called a meteorite. तो मेटियोर जो हमारी अर्थ तक पहुंच जाएगा उसको मेटियोराइट कहेंगे, लेकिन जो अर्थ में पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा उसको तो हम मेटियोर ही कहेंगे। मेटियोराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम व्हिच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म। तो मेटियोराइट्स से साइंटिस्ट को हेल्प मिली ये जानने में कि जो सोलर सिस्टम है उसके जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस मटेरियल के, किस पदार्थ के बने हैं। Meteor showers. When the Earth crosses the tail of a comet, swarm of meteor are seen. तो जब अर्थ जो है वो क्रॉस करती है कॉमेट्स को, ठीक है, किसी कॉमेट की टेल को क्रॉस करती है, जो कॉमेट यानी कि जो पुच्छल तारा होता है जिसकी पूंछ होती है उसकी टेल को क्रॉस करती है जब, तो उसको बहुत सारा, तो वहां पे बहुत सारे आप मेटियोर्स देखने को मिलते हैं। These are known as meteor showers. तो इसको हम क्या कह देंगे, meteor shower कहेंगे। Some meteor showers occur at regular intervals each year. तो लगभग हर साल ये एक अंतराल में होता रहता है। You can find the time of their appearance from the Scientist magazine और फ्रॉम द इंटरनेट। तो आपको कब ये होगा या इसका समय क्या है, ये आपको मैगजीन से पता चल सकता है, साइंटिफिक मैगजीन से, या फिर इंटरनेट से आपको पता चल सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह होते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड दैट देयर आर अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो हमें पता है कि बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ऑर्बिट में हैं। You might wonder how artificial satellites are different from natural satellite। और आपको पता है कि artificial satellite कैसे different है नेचुरल सैटेलाइट से। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड, क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, मैन मेड, इनको मानव द्वारा बनाया जाता है। दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से इनको लॉन्च किया जाता है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर घूमती है। मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, और जो नेचुरल सैटेलाइट होता है उससे भी काफी ज्यादा पास पास ही अर्थ की चली जाती है। इंडिया हैज बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो हमारे भारत ने बहुत सारे सैटेलाइट्स बनाए और लॉन्च भी किए। आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। तो हमारी इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट क्या था, आर्यभट्ट था। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसैट, IRS, कल्पना 1, एड्यूसैट एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे यूजेस उपयोग होते हैं इसके। दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, जैसे कि मौसम के बारे में पता करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स, रेडियो टेलीविजन सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। दे आर also used for telecommunication and remote sensing। telecommunication और remote sensing में भी ये use होते हैं। I want to tell you that by remote sensing we mean collecting information from a distance। remote sensing का मतलब क्या हुआ कि कुछ दूरी से information collect करना।
हाँ, तो अब चैप्टर की समरी है। The phases of the moon occur because we can see only the part of the moon which reflects the light of the sun towards us. हमें जो मून है उसकी फेजेस, अलग अलग फेजेस यानी कि उसकी कलाएं दिखती है, क्योंकि जो मून होता है वो क्या करता है, उसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी ओर। स्टार्स आर celestial bodies that emit light of their own. स्टार्स जो होती हैं वो खगोलीय पिंड है जो अपनी ही लाइट को एमिट करती है, इनके स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है। Our sun is also a star. हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। It is convenient to express distances of stars in light years. तो स्टार्स के बीच डिस्टेंस किस में बताते हैं हम, लाइट ईयर में बताते हैं। स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो स्टार्स जो होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं। द पोल स्टार अपीयर्स टू बी स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ। और जो पोल स्टार है वो स्टेशनरी होता है यानी कि स्थिर होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो मूव नहीं कर रहा है, जैसे दूसरे स्टार्स मूव कर रहे हैं ना ईस्ट टू वेस्ट, वैसा ही हमारा वो जो पोल स्टार है, जो ध्रुव तारा है, वो बिल्कुल स्टेशनरी होता है। because it is situated close to the direction of the axis of rotation of the earth, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसकी जो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे जब रोटेट करती है उससे उसकी काफी उसके डायरेक्शन के काफी नजदीक होता है। Constellations are groups of stars that appear to form recognizable shapes. तो constellations जो होता है यानी कि जो सौर मंडल है उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं और उसके अलग अलग शेप्स भी दिखाते हैं ये स्टार्स। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड अ होस्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटियोर। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं हमें पता है, सन हो गया, उसके 8 प्लैनेट्स हो गए जो उसके चारों ओर घूमते हैं, और साथ में एस्टेरॉइड्स हो जाते हैं, कॉमेट्स हैं और मेटियोर्स हैं। मेटेओराइट्स भी हो सकते हैं। अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। तो जब कोई सेलेस्टियल बॉडी या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आकाशीय पिंड दूसरे आकाशीय पिंड के चारों ओर घूमता है तो हम उसको कहते हैं सैटेलाइट। जैसे सन का सैटेलाइट हम अर्थ को कह सकते हैं, और अर्थ का सैटेलाइट क्या हो गया, मून। ठीक है, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून जो है, चंद्रमा जो है, हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है। some planets also have natural satellites, और कुछ planets के दूसरे जो planets हैं उनके भी natural satellites होते हैं। Venus is the brightest planet in the night sky. रात के आसमान में आप देखेंगे कि जो Venus है वो सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है। Jupiter is the largest planet of the solar system. हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, बृहस्पति कह रहे थे हम जिसको। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो मैनमेड होते हैं, ठीक है, वो इंसानों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। दे आर मच क्लोजर देन द मून। और जो नेचुरल सैटेलाइट है उससे काफी पास होते हैं ये हमारी अर्थ के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो किस किस लिए यूज होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम के लिए जो भी भविष्यवाणी होती है ना, जैसे आज बारिश होने की संभावना है या भूकंप ये वगैरह, तो ये जो भी है फोरकास्टिंग किसकी हेल्प से की जाती है, सैटेलाइट्स की हेल्प से। और डिस्टेंस कम्युनिकेशन यानी कि दूर दूर बैठ के जो बातें होती है वो किसकी हेल्प से की जा सकती है, सैटेलाइट्स की हेल्प से की जा सकती है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।